मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एक बार फिर से आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के एक और नूतन विषय को लेकर उपस्थित हूं और अपना ये आज का विषय है ध्वनि विज्ञान। मित्रों, ध्वनि विज्ञान की यह श्रृंखला हमने शुरू की है। इसके माध्यम से भाषा विज्ञान के इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि विज्ञान है क्या। ध्वनि के ऊपर में हमने एक विमर्श प्रस्तुत किया कि ध्वनि शब्द का अर्थ क्या है, ध्वनि शब्द आया क्या और ध्वनि का इंग्लिश में क्या सामान्यतया प्रयोग होता है। तदनुसार फोनेटिक्स ये बातें आई। ध्वनि के क्षेत्र क्या है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का विमर्श किया गया है उन विषयों को हमने जाना और तदनुसार हमने यह जानने का प्रयास किया कि ध्वनि के अंतर्गत ध्वनि शिक्षा, ध्वनि की परिभाषा, वाग्यंत्र, भाषा की विभिन्न ध्वनियाँ, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों की उत्पत्ति, ध्वनियों का श्रवण, ध्वनियों का मनन आदि ये सारे कुछ जो बिंदु हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि हमारे आगामी व्याख्यान में इन्हीं विषयों पर विमर्श होगा, लेकिन अभी हम सविशेष ध्वनि की उपयोगिता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पीछे हमने चर्चा की थी कि ध्वनि के कुछ ऐसे उपयोगी तत्व हैं कि यदि ध्वनि ना हो तो भाषा ही ना बने, क्योंकि ध्वनि जो है वो एक तरह से जो मानव कंठ है उनसे निश्चित जो वाग ध्वनियाँ होती है वह ध्वनि है। या ध्वनि को हमने यह भी कहा कि दो वस्तुओं के टूटने से और दो वस्तुओं के जुड़ने से, टक्कर से एक जो हमें कान में जो आने वाले जो स्वर हैं, जो कान में आने वाली कुछ तरंगे हैं, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिए एक जानना यह स्पष्ट है कि ध्वनि में एक स्पष्टता होती है। स्पष्टता से तात्पर्य है कि ध्वनि ही हमारे कान को पूरी तरह से, ध्वनि ही हमारे कान में प्रविष्ट होते हैं। अर्थात मानवेतर मनुष्य, एक मनुष्य जब के सामने कोई दूसरी घटना घटती है, उस घटना से जो उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां है वही कर्णग्राह्य होती है। कर्णग्राह्य होने के अनंतर हम उस ध्वनि के अत्यंत सूक्ष्म काल में उस ध्वनि के अर्थ को जानते हैं और तदनुसार हम व्यवहार के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं कि उस ध्वनि के श्रवण के अनंतर हमारे लिए करणीय क्या है या अकरणीय क्या है। तो ये मित्रों, ये ध्वनि है। हमने यह भी जाना कि ध्वनि केवल भाषा विज्ञान का तत्व नहीं है, व्याकरण में भी उसके ऊपर काफी विश्लेषण है और साहित्य शास्त्र में ध्वनि को एक आत्मा के रूप में माना गया है, काव्य की आत्मा के रूप में माना गया है। तो उसकी भी हमने चर्चा की है आप लोगों के सामने। मित्रों, अब जो इसकी अगली हम चर्चा करें, जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा कि ध्वनि विज्ञान का संबंध मानव कंठ से प्रसूत, मानव कंठ से निःसृत वाग ध्वनियों से है। अब यह वाग मानव कंठ हम कंठ मात्र ना कहें, क्योंकि कंठ स्वाभाविक रूप से एकमात्र उच्चारण स्थान है। हम इसको और अगर परिष्कृत करें तो हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उनके पंपिंग के द्वारा जो वायु निःसृत होते हैं, हमारे उस वाग जो यंत्र है, ध्वनि वाग जो नली है, हमारी नलिकाएं से जो वो एयर फोर्स के साथ निकलती हैं, तो उसमें से कतिपय जो है कंठ से निकलती हैं, कुछ तालु के संघर्ष से निकलती हैं, कुछ मूर्धा से निकलती हैं और वही जो वायु है वह दांत से या ओष्ठ से, तालु मूर्धा से टकरा करके जब मुंह से निकलती है तो वह एक विशिष्ट ध्वनि बनती है और तभी हम कंठीय ध्वनि कहते हैं, हम तालवीय ध्वनि कहते हैं, हम मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, या हम दंत्य या हम ओष्ठ्य, ऐसे ध्वनि का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह एक ध्वनि की अन्य उपयोगिता हुई जिसको कि हम जानते हैं। मित्रों, इसके साथ यदि हम ध्वनि के अन्य उपयोगिता को देखें तो यह ध्वनि हमारे लिए एक प्रत्येक भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन में सहायक होता है। ध्वनि की एक अन्य उपयोगिता है कि जितनी भी भाषा है
उन भाषा को हम सुनते हैं। अगर कक्षा में कोई शिक्षक छात्रों को कुछ लिखवा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में अगर शिक्षक का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, शिक्षक के मुंह से निश्रित ध्वनि अगर परिष्कृत नहीं होगी और वह ध्वनि जो छात्र है उसको तदनुसार ग्राह्य नहीं होती, तो जब हम ज्ञान कहते हैं, यानी जहां पर कि यहाँ का भी उच्चारण स्पष्ट हो तभी जाकर के हम ज्ञान लिखते हैं, नहीं तो ज्ञान हो जाता है, यहाँ की जगह पे हम य लगा देते हैं। तो यह ध्वनि ही हमें शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के लिए प्रवृत्त करती है। तो एक यह उपयोगिता हुई। उसके बाद एक अन्य उपयोगिता है जिसे हम इस प्रकार जानते हैं कि प्राचीन एवं अर्वाचीन ध्वनियों के क्रमिक विकास का इतिहास, जो क्रमिक विकास का जो इतिहास है उसको यह ध्वनि विज्ञान स्पष्ट करती है। अर्थात कोई ध्वनि किस प्रकार अपने स्वरूप में परिवर्तित होती चली गई। ठीक है, अब यहां जो है कैसे चली गई, कैसे हुई, हम इसको भी इस ध्वनि विज्ञान के माध्यम से इसको पकड़ते हैं, इसको जानते हैं। और ये इसका एक पूरा इसकी विशाल श्रृंखला है और इस पर कई शोध कार्य हुए हैं कि किस प्रकार कौन सी ध्वनि कैसे परिवर्तित हुई और कैसे परिवर्तित होती चली गई और किस प्रकार उन्होंने साहित्य में या भाषा में अपना स्थान बना लिया। मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं कि यह ध्वनि परिवर्तन एवं ध्वनि विकास तथा उसके कारणों को भी स्पष्ट करता है। ध्वनि परिवर्तन, अभी ध्वनि विकास की चर्चा की, लेकिन ध्वनि विकास के जो कारण होते हैं उनको भी स्पष्ट करता है। यानी हम जब आपसे पढ़ेंगे तो हम ये भी आपको पढ़ा, अभी इसकी जो व्याख्या होगी, इस व्याख्यान में हम ये भी जानेंगे कि ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, ध्वनि परिवर्तन कैसे होते हैं, ध्वनि परिवर्तन के उन नियमों को जानेंगे जिसको कि हम ग्रिम्स लॉ, वर्नर्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ, इन बड़े बड़े नियमों के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार यदि इसको हम देखें, देखिए आजकल हम एक शब्द प्रयोग करते हैं शाम, इवनिंग के लिए सांझ। अब सांझ शब्द आया कैसे, बना कैसे? यदि केवल हम लोक भाषा में इस सांझ को पकड़ने की कोशिश करें तो हमारे पास इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन तब आवश्यक रूप से उस भाषा के इतिहास में हमें जाना पड़ता है और इसके तत्सम शब्द को पकड़ना पड़ता है, संस्कृत के शब्द को पकड़ना पड़ता है, और तभी संस्कृत में शब्द हमें प्राप्त होता है क्या? संध्या। तो न और ध, अगर आप प्राकृत में भी जाएंगे तो वहां पर जाकर के ये झ बनता है। उपाध्याय शब्द अवध्याय बन जाता है, तो ध्य जो है वो झ बनता है। तो संध्या, अब ये बोलने में उच्चारण में मुश्किल होगा, तो य का लोप हो जाता है और आ इधर आकर के वो सांझ शब्द बन गया, तो संध्या से सांझ। इसी प्रकार उपाध्याय शब्द बखूबी है, बहुत ही प्रचलित है, बार बार इसके ऊपर में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उपाध्याय की एक लंबी व्याख्या है। अभी हमने कहा कि प्राकृत में यह उपाध्याय अवध्याय बनता है, इसी अवध्याय से ओझा बनता है और ओझा से झाकी तक की यात्रा है उपाध्याय शब्द की। तो झा शब्द को पकड़कर इस झा शब्द के हम इतिहास में जाते हैं और तदनुसार हम उस वैदिक काल में प्रविष्ट हो जाते हैं जबकि उपाध्याय शब्द का प्रयोग होता था। तो झा शब्द का इतिहास हमें वहां से मिलता है। मिश्र शब्द है, मिसिर जी, मिसिर शब्द प्रयोग में आता है। मिसिर को आप लेते चलते चले जाएंगे मिश्र, और तब जाकर के हम कालिदासीय नाटकों में, भास के नाटकों में या अन्य नाटकों में पाते हैं कि आर्य मिश्रान विज्ञापयामी। तो ये जो शब्द है, क्या अचानक हम मिसिर शब्द से उस इतिहास में चले जाते हैं। अन्य कतिपय ढेर सारे शब्द हैं, ये तो चूंकि इस व्याख्यान में उदाहरण से हमें उन्हें प्रकट करना होता है। शब्द है विकट। अब विकट शब्द कैसे बना? ये विकृत से बना। हाथ शब्द, यह हाथ शब्द कैसे बना? हस्त से, स्त का थ होता है और तदनुसार अपने उच्चारण सौविध्य की दृष्टि से उस हथ को हम हाथ, और हत्था ये जो शब्द है ये बन पड़ा, चल पड़ा। तो ये एक विशाल, जैसा हमने कहा कि न केवल शब्द के परिवर्तन, ध्वनि के परिवर्तन, न केवल उस ध्वनि के विकास, बल्कि उस ध्वनि के हम कारण को भी, उस विकास या उसके इतिहास को भी हम जानते हैं। जैसा भी हमने उपाध्याय शब्द को वैदिक के साथ जोड़ा और मिश्र शब्द को हमने कालिदासीय नाटक या भास के नाटकों से हमने यहाँ पर उपस्थित किया। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो विभिन्न भाषा के जो शब्द होते हैं,
जो विभिन्न भाषा है, उन भाषा के जो पारस्परिक संबंध है, जो एक म्यूचुअल हम एक रिलेशनशिप बिटवीन दोज लैंग्वेजेस हम पाते हैं, उसको भी यह ध्वनि विज्ञान ही स्पष्ट करता है। अब उदाहरण लीजिए, जैसे हम लोग संस्कृत में शब्द लेते हैं तीन के लिए, त्रिमुनि शब्द पढ़ा होगा। अब त्रिमुनि शब्द देखिए, जो भी कोई समझने वाला होगा वो आसानी से सहज रूप से समझ लेगा कि त्रि जो है ये थ्री, इंग्लिश का जो थ्री है, सामीप्य देखिए कितना नजदीक है, दो भाषा के इंग्लिश और हिंदी के पारस्परिक संबंध को बता रहा है। पितृ, वैसे पितृ की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है, एक फादर शब्द से भी, एक पिटर शब्द से भी, और दोनों पर यह पितृ शब्द समीचीन है, क्योंकि इंग्लिश में फादर का मतलब पिता है और पिटर का मतलब भी पिता है। मातृ मदर, भ्रातृ ब्रदर, और गो, देखिए गो शब्द कितना शानदार है, काव, COW। ये अलग बात है कि काव हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के ध्वनि के अनुसार हम उच्चारण में ला रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हियर इट इज क्वाइट क्लियर कि अगर COW को हम को कहें, अगर एक कल्पना में केवल लाइए कि COW को, और यही को जो है, यही जो गो है, गो से को, और को जो है इंग्लिश में जाकर के वह काव बनता है। मित्रों, इसी तरह शब्द बार बार मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित किया है, वह शब्द है अच्छ जल, स्वच्छ जल। अच्छ जल, अच्छ यानी पवित्र, शुद्ध, बिना मिश्रण रहित, और उसी जल से भगवान की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अच्छ जल। और यही अच्छ जल बन जाता है लोक भाषा में अच्छी जल। और यही अच्छी जल जब लंबी यात्रा करते हैं और जब हमें हमारा अज्ञान अगर प्रबल हो उठता है तो हम उस अच्छी जल को अच्छिंजल कह बैठते हैं। अस्तु, ये तो लोक प्रभाव है, लेकिन शब्दों की यात्रा हम पकड़ लेते हैं, हम उस शब्द का इतिहास जान लेते हैं और उस शब्द के परिवर्तन की, विकास की सारी दशाओं को, सारी अवस्थाओं को हम समझ लेते हैं। इसी तरह जो मानवीय प्रगति हुई या मानवीय जो अवनति हुई, हम उसको भी देख लेते हैं इन्हीं ध्वनियों से। शब्द में इन्हीं प्रकार की ध्वनि, कैसे ध्वनि अपने को संकुचित करती है और कैसे यही ध्वनि अपने को विकसित करती है और बढ़ाती है, फैलाती है। उदाहरण देखिए, चतुर्वेदी, एक पवित्र शब्द, एक पवित्र उपाधि, एक पवित्र उपनाम, चतुर्वेदी। 4 वेदों के जो ज्ञाता होते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। और वही चतुर्वेदी आज सिमट करके लोक परंपरा में, लोक भाषा में क्या बन गया? चौबे। इसी तरह द्विवेदी, दुबे। और बंगाल की कुछ उपाधि है, बांग्ला भाषा की कुछ उपाधियां हैं, आप उन पर भी दृष्टिपात कर लें। मुखोपाध्याय, बंद्योपाध्याय, चट्टोपाध्याय। इसके पीछे कारण है कि ये इतनी लंबी ध्वनि है, इतनी ध्वनियों का इतना अधिक संग्रह है इसमें कि आम व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है, उसे सद्य बोल पाना बहुत मुश्किल है। बंद्योपाध्याय या वंद्योपाध्याय, वंद्य उपाध्याय। देखिए, वो उपाध्याय, वो गुरु, वो शिक्षक जो वंद्य हैं, ठीक है, वो है वंद्योपाध्याय। कितना सुंदर, एक प्रगति परक। इसी तरह आप मुखर्जी को लीजिए, सॉरी, जो मुखोपाध्याय है इसको पकड़ें। मुख ही है उपाध्याय, यानी उपाध्याय की वाणी ही जहां हमारे लिए सब कुछ है। इसी तो ये जो चीजें हैं, अब तो वो आकर के क्या परिवर्तित हो जाती है। मुखोपाध्याय आज मुखर्जी बन गया, चट्टोपाध्याय चैटर्जी बन गया, और वंद्योपाध्याय बनर्जी बन गया। तो ये इससे क्या हुआ कि जो हमने कहा ना कि मानवीय विकास की प्रगति, मानवीय विकास की अवनति, उस ध्वनि से ही, उस भाषाई ध्वनि से ही हम समझ पाते हैं और तब उस विश्लेषण तक पहुंचते हैं और पहुंचने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इसके बाद एक और देखें कि इसके द्वारा किसी प्राचीन भाषा की ध्वनियों के उच्चारण को भी स्पष्टतया समझा जा सकता है। आज यद्यपि शब्द अपने विकृत रूप में प्राप्त होने लगे हैं, जैसा अभी पीछे हमने उदाहरण दिया, चाहे वो सांझ हो, चाहे वो झा हो, हमने उसके साथ एक पॉजिटिव वेव यह लिया कि हम इसके द्वारा विकास को समझते हैं, हम कारणों को समझते हैं। लेकिन इसके साथ हम एक और नई जानकारी दे रहे हैं कि इस ध्वनि विज्ञान की उपयोगिता क्या है, कि इस ध्वनि विज्ञान के द्वारा किसी भी प्राचीन भाषा की
ध्वनियों के उच्चारण को स्पष्टतया जाना जा सकता है, जाना जाता है या जाना जाता है। कैसे? अब जरा सोचिए, जो कई सारी हमारी लौकिक ध्वनियां जो हैं वो प्रबल हो गई और वेद की ध्वनियां विलुप्त हो गई। कई वैदिक ध्वनियां विलुप्त हो गई, खास करके जो जिह्वामूलीय हैं और उपध्मानीय हैं, ये दोनों तो विलुप्त ही हो गई है सामान्य लोक व्यवहार में। हाँ, वेदोच्चारण जब होगा, उपनिषदीय पाठ जब है, तब उस समय इन ध्वनियों को हम जरूर पाते हैं, लेकिन लोक में वह ध्वनि नहीं रह गई। तो ऐसे ध्वनियों को हम लोक में जब पाते हैं तो उसके माध्यम से हम प्राचीन वैदिक ध्वनियों के माध्यम से जानते हैं और वेद की उन ध्वनियों को, जो ध्वनियां कदाचित आज विलुप्त हो गई हैं, उन ध्वनियों को पुनः स्थापित करते हैं। अवेस्ता की हम देखें, हमारे साहित्य में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, प्राचीन साहित्य में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को हिंदू राष्ट्र कह दिया गया। हिंदू के नाम, हिंदू से एक नूतन धर्म की स्थापना कर दी गई कि हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते थे, उनके लिए एक नया नाम पड़ गया हिंदू धर्म। लेकिन मूल यहां विश्लेषण का विषय क्या है कि यह हिंदू शब्द आया कहां से? हमारे यहां तो यह शब्द है नहीं, तो ये मूल कहां से आया? तो अब यहीं देखिए, जैसा अवेस्ता के क्रम में जब हम लोग अवेस्ता को पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि अवेस्ता में जो स है उसका उच्चारण ह हो जाता है और असुर शब्द वहां पर अहुर इसीलिए जाकर के बन जाता है, असुर शब्द अहुर। क्लियर? अब आइए, शब्द है कि वही जो ईरानियन हैं, जो अवेस्ता के अध्येता हैं, जो अवेस्ता के वक्ता हैं, जो अवेस्ता के ज्ञाता हैं, वे जब सिंधु प्रदेश से अवगत होते हैं तो स्वाभाविक है कि सिंधु को वह सिंधु तो नहीं ही बोलेगा, असम को असम तो नहीं ही बोलेगा, यह तो स्पष्ट है। तो ऐसे में क्या होगा? जो उनकी अपनी ध्वनि है वो ध्वनि वहां पर आएगी और वही स जो है सिंधु हिंदू बन जाता है। और आज हम जब हिंदू शब्द के विमर्श में जाते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति क्या है, ये शब्द पाए कहां जाते हैं, इस शब्द का इतिहास क्या है, और खास करके जब हम मध्यकाल 10वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी तक के साहित्य में जब हिंदू शब्द हम नहीं पाते हैं, तब हमारे लिए यह चिंतन का विषय बन जाता है कि आखिर इतना मजबूत और इतना प्रधान और इतनी बड़ी परंपरा अचानक हमारे यहाँ कैसे आ गई। तब जाकर के हम विश्लेषण करते हैं और रूट में जाने की कोशिश करते हैं और तब हम कहते हैं कि यह उस विदेशी भाषा का प्रभाव है। तो जैसा हमने कहा कि हम उस विदेशी भाषा की भी ध्वनियों को, उस विदेशी भाषा के भी उच्चारण को इस ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं, उनको सुरक्षित कर पाते हैं, उनको संरक्षित कर पाते हैं। तो ये एक अन्य जो है ये उपयोगिता ध्वनि की। इसके साथ एक और नवीन चीज है, ध्वनि के साथ आपको समझना पड़ेगा। मित्रों, संस्कृत व्याकरण में एक विधा है संधि की। संधि के ढेर सारे नियम हैं जो आप लोग सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत व्याकरण के माध्यम से जानते होंगे। लेकिन जरा देखिए, उस संधि के माध्यम से हम ध्वनि परिवर्तनों को समझने में भी सक्षम हो पाते हैं। अर्थात यह ध्वनि विज्ञान है, जिस ध्वनि विज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति संस्कृत व्याकरण के उन नियमों को नहीं जानते, वो अपने ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत उन विषयों को, उन परिवर्तनों को समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अचानक शब्द आ गया जगदीश, अचानक शब्द आ गया वागीश। अब जो सामान्य आदमी है वो उतना विमर्श नहीं करता इस पर, लेकिन एक बात वो जरूर जानने की कोशिश करता है कि भाई मूल शब्द तो जगत है, त हलंत, और ये जगदीश हो रहा है। वाक शब्द है, मूल शब्द वाक है, क ग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तब उनकी दृष्टि जाती है कि हाँ, ये जो प्रवृत्ति है कि जो वर्ग है, जो स्पर्श वर्ण है, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, कुछ टुतुपु जिसे कहते हैं, उन सब की जो प्रथम ध्वनियां हैं, प्रथम ध्वनि है, वो तृतीय ध्वनि में परिवर्तित हो रही हैं। और तभी ये अजंत बन रहा है, तभी ये वागीश बन रहा है, तभी ये जगदीश बन रहा है, तभी यह अब्ज बन रहा है। और तब जाकर के हम इस ध्वनि परिवर्तन को समझ पाते हैं, ओ कि जो प्रथम वर्ण जो है यह तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार चाहे तल्लीन हो, तल्लय हो, अब ये क्या होता है, जगल लक्षण शब्द हो, जहल लक्षणा हो, अजहल लक्षणा हो, जहद अजहल लक्षणा हो,
ये डुप्लीकेशन ऑफ ल क्यों? तो ऐसी स्थिति में तब हम देखते हैं कि भाई जो लक्षण शब्द है या लीन शब्द है या तल्लय का जो लय शब्द है, इससे पूर्व कौन सा वर्ण आ रहा है? तो वो वर्ण तो हमें दिखाई पड़ रहा है तत्, अर्थात जो त है या जो द है या जो तवर्ग है, अगर ल से पूर्व रहता है तो वो अपने को ल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्वनि परिवर्तन को इस तरह से हम समझ लेते हैं यहां पर। दूसरे शब्दों में ध्वनि विज्ञान भाषाई प्रयोग से ध्वनि परिवर्तन के उन कारणों को तार्किक दृष्टि से हमारे सामने उपस्थित करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो यह ध्वनि विज्ञान है। लेकिन इसके साथ एक उस पहली बताई गई बातों को हमें नहीं भूलना है। जब हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि हम डिनाय नहीं कर सकते व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण अगर हम भाषा विज्ञान में न लें तो शायद भाषा विज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए भाषा विज्ञान का जो पूरक है वह पूरक और कुछ नहीं, वह केवल और केवल व्याकरण है, केवल और केवल ग्रामर है। खास करके संस्कृत में बिना संस्कृत व्याकरण के भाषा की उस पूर्णता की हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। अब जब ये सारी इतनी उपयोगिता हुई, लेकिन मित्रों जब हम आप विमर्श करते हैं तो ये हमें जान लेना चाहिए कि उपयोगिता केवल इतनी मात्र नहीं होती, या हो सकती है। आप भी सक्षम है, अन्य विद्वान भी सक्षम है, भाषा के अन्य विशेषज्ञ सक्षम है कि ध्वनि विज्ञान की और क्या क्या उपयोगिता हो सकती है उनको आपके सामने प्रस्तुत करने में। लेकिन इसके साथ एक और हमें जानना है कि इस संपूर्ण ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, जब हम समग्र ध्वनि विज्ञान की चर्चा करेंगे, अगर आप भाषा विज्ञान के किसी ग्रंथ में प्रवेश करें जाएं तो सबसे अधिक जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है, सबसे बड़ा जो अध्याय है वो आपको ध्वनि विज्ञान के ही ऊपर मिलेगा। लेकिन आपके सामने उस ध्वनि विज्ञान के मैं सार को प्रस्तुत करते हुए कहता हूं कि इन ध्वनि विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं। हम एक कहते हैं उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान, दूसरा हम कहते हैं भौतिक ध्वनि विज्ञान, और तीसरा हम कहेंगे श्रवणात्मक ध्वनि विज्ञान। उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान से तात्पर्य वही है, पुनः पुनः ये चर्चा होगी, ये पुनरावृत्ति हो रही है कि जिसमें कि हम उनके स्वरूप तथा उच्चारण प्रक्रिया का विश्लेषण पढ़ेंगे। वो उच्चारण विज्ञान है, नाम से ही स्पष्ट है। परेशानी होती है भौतिक ध्वनि विज्ञान को जानने में। ये भौतिक ध्वनि विज्ञान क्या है? तो हमारे वाग यंत्र से निश्रित सभी प्रकार की ध्वनियों के गुणों का जहां विश्लेषण होता है, हम उसे भौतिक, यानी भौतिक ध्वनि विज्ञान में हमारे सामने वह वर्ण और वह ध्वनि जो है वो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहता है। हम उसे अनुमान या उसे हम कल्पना में नहीं लाते, वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने उपस्थित है कि अगर क है तो क का क्या विश्लेषण होगा, क की क्या व्याख्या होगी, क के क्या गुण हैं, उन सारी चीजों को हम वहां पर जानते हैं और समझते हैं। आखिर में है श्रवणात्मक ध्वनि विज्ञान। श्रवणात्मक ध्वनि विज्ञान से तात्पर्य है कि भाषा के सूक्ष्मतम अंतरों का प्रत्यक्षीकरण। जो भाषा है, उन भाषाओं का जो सूक्ष्मतम अंतर है, छोटे छोटे अंतर, हम उनको प्रत्यक्ष करते हैं अपने कानों के माध्यम से। यही है श्रवणात्मक, क्योंकि एक ही शब्द को बोलने वाले कई लोग होते हैं और हर लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग एक ही शब्द का उच्चारण अन्य भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चरित एक ही शब्द का सूक्ष्मतम विश्लेषण यह ध्वनि विज्ञान करता है और उन सबको एक पुटक में, एक कैटेगरी में हमारे सामने समुपस्थापित करता है। तो मित्रों, ये भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान की उपयोगिता थी। आगे के व्याख्यान में ध्वनि विज्ञान से संबद्ध अन्य कतिपय अन्य और भी महत्वपूर्ण विषय होंगे जिनका हम विश्लेषण करेंगे। ये तो प्रारंभिक ध्वनि विज्ञान का परिचयात्मक व्याख्यान है। इसके बाद हम जो उसकी गहराई में जाकर के उन तत्वों को, उन विश्लेषणों को जानेंगे। जाने से पूर्व मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के लिए, सबके दुखों के निवारण के लिए मैं इस कल्पना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस कामना के साथ आप लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि इस व्याख्यान को और सुंदर और सहज बनाया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।